ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के पाठ जो 2 है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीवन, इसका अगला भाग पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था भूमि, मृदा और मृदा को प्रभावित करने वाले कारक, तो अब आज हम पढ़ेंगे मृदा का निम्नीकरण और उसका संरक्षण जो है उसका उपाय। मृदा का निम्नीकरण यानी मृदा का अपरदन, जिसके कारण मृदा का कम होना, ये मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारणों से हो सकता है, जिसके कारण से मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर चली जाती है और मृदा का अपक्षय हो जाता है। मृदा के संरक्षण के उपाय हम हमारे काफी दे रखे हैं, 7 उपाय दे रखे हैं। इनमें से सबसे पहला है मल्च बनाना। मल्च बनाना, जो हमारी कतारों में पेड़ लगे होते हैं उनकी जो बीच की भूमि होती है उसमें जुताई करना और फसल बोना मल्च कहलाता है। उसके बाद हमारा है वेदिकाकरण। समतल भूमि या जो ढलाननुमा भूमि है उसमें हमें कृषि करके और उस मृदा के अपरदन को या अपक्षय को रोक सकते हैं, ये हमारा है वेदिकाकरण। इसके बाद है समोच्च रेखीय जुताई। जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उनमें समोच्च रेखाएं यानी जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वो ढलान रूपी ऐसे होते हैं, उसमें फिर बाद में क्या होता है ऐसे श्रृंखलाएं बना दी जाती है और उसके बीच में मृदा को कटाव को रोकने के लिए और उसके बाद में उसके बीच में कृषि की जाती है, उसे हम कहते हैं समोच्च रेखीय जुताई। और उसके बाद आता है हमारा रक्षक मेखलाएं। रक्षक मेखलाएं होती है कि जो हमारी घाटियां होती है और इनके बीच में जो छिद्र बनाए जाते हैं यानी बीच का रास्ता जो बनाया जाता है, जैसे हम खेती करते हैं सब्जी की, तो उसके बीच के जो जैसे यहाँ हमने सब्जी बो दी, अब यहाँ पे बीच में हमने जगह रख दी पानी और जो फव्वारे होते लगाने के लिए, बूंद बूंद सिंचाई करने के लिए और पाइप जो लगाते हैं उसके लिए और इधर वापस कर दी। तो ये रक्षक मेखलाएं इसलिए बनाई जाती है जिससे कि मिट्टी का जो कटाव है उसको हम रोक सकें। उसके बाद हमारा है समोच्च रेखीय रोधिकरण। हम इसको समझने के लिए 2 ट्रे लेते हैं, 2 ट्रे को तिरछी रखते हैं, दोनों में ही क्या होते हैं छिद्र होते हैं और छिद्र होने के बाद में इनमें हम दोनों में ही मिट्टी डाल देते हैं। मिट्टी डालने के बाद में एक में हम क्या करते हैं बीज बो देते हैं और एक में बीज नहीं बोते हैं, केवल मिट्टी रखते हैं। कुछ दिन बाद क्या होता है दोनों गीला करते हैं तो कुछ दिन बाद में एक में जो फसल उग जाती है, फसल उगने के बाद में दोनों में ही हम पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद जब हम देखते हैं कि तो क्या होता है कि जिसमें फसल उगी है उसमें से पानी जो गिर रहा है वो कम मिट्टी का गिर रहा है और जिसमें मिट्टी केवल मिट्टी है उसमें मिट्टी का पानी अधिक गिर रहा है। कहने का मतलब ये है कि जितने अधिक हमारे हरियाली होगी या हमारे पेड़ होंगे उतना ही अधिक हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं यानी मिट्टी के बहने को रोक सकते हैं। उसके बाद है चट्टान पानी। चट्टान जो होते हैं उनके पानी जो झरने गिरते हैं, नदियां गिरती है, तो उसको रोकने के लिए चट्टानों के ऊपर छोटे छोटे बांध बनाए जाते हैं जिससे चट्टानों का कटाव कम से कम हो सके। उसके बाद बीज की फसल उगाना। जैसे हम खेती करते हैं तो पेड़ लगाते हैं कतार में, समय समय पर मृदा के अपरदन को रोकने के लिए हमें फसलें उगाते हैं जिससे हमें बीज की फसल उगाना कहते हैं। इसके बाद है हमारा जल। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे विश्व में 2/3 भाग पर जल है और 1/3 भाग पर हमारे क्या है पृथ्वी धरती जो है वो है, परंतु ये जो जल हमारा है वो क्या है पूरा मीठा नहीं है, यानी
ही हमारे पीने योग्य या हमारे काम में लेने योग्य है। तो ये जो जल है ये हमारे पूरे विश्व में इसकी जो खपत है उसको पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि वर्तमान में हमारे जो उपयोग लेने के लिए जो जल है वो उसकी मात्रा बहुत ही अधिक बढ़ गई है। तो ये जो जल है वर्तमान समय में कम होता जा रहा है और आगे आने वाली भावी पीढ़ी के लिए इसको बचा कर रखना आवश्यक है। अब जो हमारा है जल की उपलब्धता की समस्या है। जल की उपलब्धता विश्व भर में बहुत ही एक कठिन चुनौती बन चुकी है वर्तमान में। जो पहले जल उपयोग में लिया जाता था वर्तमान में इससे अधिक पहले क्या हुआ करता था, कल कारखाने भी कम हुआ करते थे और घर भी कच्चे हुआ करते थे, तो साफ सफाई में भी कम काम में लिया जाता था और उसके बाद में कपड़े भी लोग कम पहनते थे, तो कपड़े की धुलाई में भी पानी कम में काम में आता था। तो अब आज वर्तमान में सभी पक्के मकान होने के कारण क्या होता है कि हमारा जो पानी का उपयोग है उसकी मात्रा अधिक बढ़ गई है, जिसके कारण हमारे सामने पानी जल की काफी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। कल कारखाने जो है उनमें जो जल लगता है वो जो दूषित जल होता है वो आगे से आगे नदी नालों में बढ़ते हुए समुद्र में चला जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो जल है वो दूषित हो जाता है और वो जो पीने योग्य जल है वो भी दूषित होने के कारण हमारे पास उसकी आपूर्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जो हमारा पीने योग्य जल है उसका भी 70% जो जल है वो क्या है, हमारे हिमालयों बर्फ की चादरों से ढका हुआ है, उसका भी केवल 30% जल ही हमारे पीने योग्य है। तो ये जल जो हमारा है इसकी प्रक्रिया है समुद्रों से जल वाष्प बन के बादल के रूप में बनता है। बादल के बाद में जब बादल से वर्षा होती है तो वो वापस वो भूमि पर आता है। तो इस प्रकार से हमारा जल का जो चक्रण है पुनः होता रहता है। तो ये जो है हमारा जल का चक्र, इसको अधिक बनाने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। जहाँ अधिक पेड़ होते हैं वहाँ वर्षा अधिक होती है और वर्षा अधिक होती है तो वहाँ जल की मात्रा भी अधिक होती है। जहाँ पेड़ कम होते हैं वहाँ सूखा रहता है और वर्षा कम होती है और वहाँ पानी की यानी जल की भी किल्लत देखी जाती है। अब है जल संसाधनों का संरक्षण। जल संसाधनों का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं? जल संसाधनों का संरक्षण हम अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, जिससे वर्षा जल का पुनः चक्रण होता रहे और भूमि में जो मीठा जल है वो अधिक से अधिक हमें प्राप्त हो सके। और वर्षा जो जल है, वर्षा का जो जल है उसका सभी घरों में संग्रहण कर भी हम जल को, मीठा जो जल है उसका संरक्षण कर सकते हैं और हम भावी पीढ़ी के लिए भी जल के संसाधन को जो है सुरक्षित रख सकते हैं। अब है हमारा प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। प्राकृतिक वनस्पति यानी और वन्य जीवन। प्राकृतिक वनस्पति क्या है? हमारे जो पेड़ पौधे हैं जिनसे हमें औषधियाँ मिलती है, फल मिलते हैं, पेड़ की जो छाल होती है उनसे हम कागज बनाते हैं। इन सब से क्या होता है कि पेड़ों का वन्य जीवों के लिए भी संरक्षण होता है। अनेक जो जीव होते हैं उनके लिए जो है पेड़ आश्रयदाता होते हैं। यदि पेड़ नहीं होंगे तो ये वन्य जीव कहाँ जाएंगे? एक बार सोच कर देखिए, क्योंकि अगर पेड़ों का अस्तित्व नहीं रहेगा, इनको अधिक से अधिक हम काटते रहेंगे तो हमारे जो वन्य जीव है, वन्य प्रजातियां हैं जो लुप्त होती जा रही है, उनका संरक्षण हमें नहीं कर पाएंगे। अब है हमारा प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, यानी प्राकृतिक वनस्पति जो है हमारा पूरे विश्व में इसका वितरण अलग अलग प्रकार से है। प्राकृतिक वनस्पति जो है अधिक वर्षा जहाँ होती है वहाँ बहुत ही अधिक पेड़ होते हैं और अधिक से अधिक वहाँ पे प्रजातियां भी पाई जाती है। ये जो हमारे सामने इनका संकट है प्रजातियों के लुप्त होने का,
होगा, इसको हमें बचाना चाहिए। अब प्राकृतिक वनस्पति, उसके बाद जैसे जैसे वर्षा कम होती जाती है, उसकी भूमि की जो आर्द्रता होती है वो भी कम होती जाती है। भूमि की आर्द्रता कहाँ कम होगी? जहाँ वर्षा कम होगी। तो वर्षा के कम होने के साथ साथ उस भूमि की आर्द्रता भी कम होती है। तो जहाँ आर्द्रता कम होगी वहाँ पेड़ भी कम होते जाएंगे, यानी छोटे होते जाएंगे। जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ पेड़ बड़े होते हैं। तो जहाँ एकदम कम वर्षा होती है, जैसे मरुस्थलीय भाग होते हैं, वहाँ पर क्या होता है? कंटीली झाड़ियाँ होती है, कैक्टस होते हैं, नागफनी होते हैं, ये ही पेड़ मिल पाते हैं। घास और पेड़ पौधे बहुत ही कम मात्रा में रहते हैं। तो ये जो हमारा प्राकृतिक वनस्पति का वितरण है वो पूरे विश्व में असमान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहीं पर अधिक वर्षा है, कहीं पर कम वर्षा है, कहीं पर नाममात्र की वर्षा होती है। तो हमारा इसके बाद है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। हम प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं, अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्राकृतिक वनस्पति यानी पेड़ों को अधिक से अधिक लगाना और फिर उनका संरक्षण करना, जिससे अधिक से अधिक हमारी वर्षा होगी, जल का भी संरक्षण होगा और हमें जो प्राणवायु ऑक्सीजन मिलती है, कल कारखानों से ये जो प्रदूषित गैस निकलती है और हमारे वाहनों से कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस मिलती है, इनसे भी हमारी ये रक्षा करते हैं। यानी अधिक ऑक्सीजन होगी, पेड़ हमें छाया भी देते हैं और इनका संरक्षण यदि करेंगे तो वन्य जीवन यानी जो जीव जंतु होते हैं, विलुप्त जातीय तो होती जा रही है, उनका भी हम संरक्षण कर पाएंगे। तो इनका संरक्षण जब हम करेंगे तो ये हमारा जो चक्रण है पृथ्वी का, तो वो भी होता जाएगा। जैसे चूहा है, चूहा घास को खाता है, चूहे को बिल्ली खाती है, बिल्ली को शेर खाता है, शेर को गिद्ध खाता है। तो ये पारितंत्र जो है हमारा चलता रहता है। तो ये जो संरक्षण है इनका यदि हम करेंगे तो ये जातियां विलुप्त नहीं होगी, तो प्राकृतिक संतुलन हमारा बना रहेगा। यदि नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा? प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा और हम आगे जो प्रलय हो सकती है उसको भी हमें नहीं बचा पाएंगे। अब प्राकृतिक संतुलन के अंदर हमें क्या क्या योजनाएं बना सकते हैं? हम लोगों को इनके बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, वन्य जीवों के बारे में जागरूक कर सकते हैं, जागरूकता अभियान चला सकते हैं और इनके द्वारा हमें सभी को इनके बारे में और इनके द्वारा होने वाले लाभ और हानियों के बारे में हमें बता सकते हैं। हमारे जो राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभयारण्य है, ये सब क्या है? हमारे जो वन्य जीव हैं उनके संरक्षण के लिए, हमारी जो मृदा के नीचे है या अवनयन है उसको कम करने के लिए बनाए गए हैं और हमारी पृथ्वी का जो पारितंत्र है उसको ये संतुलित बनाए रखते हैं। इनको सुरक्षित रखने के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा और सभी को जागरूक करना होगा। धन्यवाद।